चलिए जुड़ जाइए आप सभी लोग। आज हम लोग वेक्टर की क्लास पढ़ने वाले हैं। कल भी हम लोगों ने पढ़ा था और वो अनफॉर्चुनेटली कल की जो वीडियो है वो डिलीट हो गई। क्लियर? तो आज की क्लास में हम लोग वही से एक बार रिवीजन करके पढ़ते हैं। एक बार जरा बताइए कमेंट करके ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? मैं चेक कर लेता हूँ। गुड इवनिंग कोमल। गुड इवनिंग ऋषभ। ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही? चलिए, कल हम लोगों ने देखिए पढ़ा था, सबसे पहले जाना था वेक्टर पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। क्या सीखा था भाई? फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। क्लियर है? चलिए, गुड इवनिंग कविता। तो सबसे पहले हम लोग यही देखते हैं व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए, कल सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो फिजिक्स के लॉ को समझने में हमें हेल्प करती हैं। तो ऐसी कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं, लाइक मास, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, बहुत सारी वैल्यू हो सकती है। तो समझ में आया कल क्या बताया था? सबसे पहले व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। जोरिया, गुड इवनिंग। समझ में आ गई बात? तो फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ लिया था, आपको याद आया होगा। तो यही चीज लिखा भी था कि क्वांटिटी दैट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ फिजिक्स। ये चीज वो रिवीजन इसलिए भी कर रहे हैं ताकि जो आपने पढ़ा है वो उसका रिवीजन तो हो ही, प्लस साथ में आपका रिवीजन हो और कल जो बच्चों का छूट गया था वो भी कवर हो जाए। ठीक है? चलिए बता दीजिए जल्दी से, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब उसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज का हम लोगों ने कैटेगराइजेशन किया था, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के बेसिस पर हमने कैटेगराइजेशन किया और बताया कि दो टाइप की क्वांटिटीज होती है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। पहली क्वांटिटीज स्केलर और दूसरी क्वांटिटीज वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? जिनके पास डायरेक्शन ना हो, और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? जिनके पास डायरेक्शन हो। हालांकि और भी कंडीशंस है जो फुलफिल होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कोई क्वांटिटी वेक्टर है, अदरवाइज वेक्टर नहीं। ये भी हम लोगों ने पढ़ ही लिया था। फिर उसके बाद क्या पढ़ा था, जल्दी जल्दी देखते हैं। ठीक, ये स्केलर क्वांटिटीज क्या है बताया कि जिसके लिए केवल केवल किसकी नीड हो? मैग्नीट्यूड की नीड हो और नॉर्मल अलजेब्रा को फॉलो करे। ठीक, ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ लिया था, आपको याद होगा। वेक्टर क्वांटिटीज क्या है? इसमें मैग्नीट्यूड रहेगा, साथ में डायरेक्शन रहेगी और वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करेंगे। वेक्टर अलजेब्रा क्या है ये आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। समझ में आ गई बात? ठीक, वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ लिया था। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ग्राफिकली। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई वेक्टर को, बताइए जरा। तो बताया था कि एक एरो बना देते हैं, ये होता था हेड और ये क्या होता था? टेल। समझ में आ गई बात? और जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब कल क्या बताया था? नंबर प्लस यूनिट, क्या कहलाता है? कंबाइंड मैग्नीट्यूड। जैसे ये आपको समझाया था लास्ट क्लास में। ठीक, और जल्दी से देख लेते क्या क्या पढ़ा था। इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बताया था कि जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतनी ही एरो की लेंथ बढ़ती जाएगी। वही क्या है? लेंथ ऑफ एन एरो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। समझ में आ गई बात? जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन, फिर आगे बढ़ते हैं। अब वहीं पे रिवाइज करते रहो, बोलते रहिए। लेंथ ऑफ एरो, मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड बताया था बेसिकली क्या होता है? लेंथ ऑफ एन एरो। ठीक, और ये चीज बताया कि इसके बेसिस पे जो मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ पे जीरो लिखा, ये गलत है। मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लेंथ ऑफ एन एरो होती है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो ये बातें जल्दी जल्दी हम लोग कवर कर लेते हैं। इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन किया था कि इनमें कौन सा फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं हो सकता? तो फोर्स का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद पैरेलल शिफ्टिंग पढ़ी थी। पैरेलल शिफ्टिंग में क्या पढ़ा था? कि वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, बस उसकी डायरेक्शन को चेंज ना किया जाए। ठीक है, गुड इवनिंग सौम्या। ठीक है, और बताइए
यहाँ पे एंगल बिटवीन वेक्टर पढ़ा था, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमने कहा था कि वेक्टर को या तो टेल से टेल मिला दो या तो हेड से हेड मिला दो, ठीक है, तो ही एंगल होगा। गुड इवनिंग दिव्यांशी। तो ये एंगल बिटवीन वेक्टर माना जाएगा, लेकिन मान लो कहीं टेल से हेड है या हेड से टेल है, तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा। ये कल की क्लास का डिस्कशन है, तो जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। और अगर टेल से टेल मिला है या हेड से हेड मिला है तो ये एंगल रहेगा थीटा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। आयुषी पांडे, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। ठीक है, अब और देखते भाई, एंगल बिटवीन वेक्टर्स पढ़ लिया था हमने, उसके बाद इसके क्वेश्चन भी ढेर सारे किए थे, और इसके कुछ क्वेश्चन जो किए थे उस पर हम लोगों को अब दोबारा याद आया होगा आपको। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर चल रहा था, अब यहीं से हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। पैरेलल वेक्टर, कोई भी वेक्टर को अगर आपको डिफाइन करना है तो दो बेसिस पे डिफाइन करेंगे। पहला कैटेगरी क्या होगी कि हम देखेंगे कि उसकी डायरेक्शन, जैसे देखो दो वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स कब कहलाएंगे, जब उनका क्या सेम हो, अरे बोलो डायरेक्शन सेम हो। जब डायरेक्शन दोनों वेक्टर की सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, लेकिन डायरेक्शन अगर सेम है तो वेक्टर्स कैसे कहलाएंगे, पैरेलल वेक्टर। और अगर डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी इक्वल है तो उन्हें क्या बोलते थे हम, इक्वल वेक्टर। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। ठीक है, चलिए ये पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा एंटी पैरेलल वेक्टर। इसमें क्या होता था, डायरेक्शन अपोजिट होता था। वही मन में बोलते रहेंगे, जल्दी जल्दी याद आ जाएगा आपको। ये सारे कॉन्सेप्ट हो गए थे। अपोजिट वेक्टर्स हो गया था, नेगेटिव वेक्टर्स भी आपको बता दिया था। ठीक, यहां से स्टार्ट करना है। कोलिनियर वेक्टर, सर कलर चेंज कर दीजिए। कलर तो चेंज नहीं हो पाएगा, दिख नहीं रहा। अच्छा, क्या बता रहा है, एक सेकंड रुकिएगा जरा। अभी दिखेगा जी, तो थोड़ा सा कुछ होगा। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करना है कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, क्वालिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए, सही हो जाएगा। ठीक है, ये मोबाइल से स्ट्रीमिंग हो रही है तो थोड़ा इशू रहता है, बट आप क्वालिटी बढ़ा ले, सही हो जाएगा। अब यहां से समझते हैं व्हाट इज कोलिनियर वर्ड। तो यहाँ पे दो वर्ड आपको दिख रहे हैं, पहला तो को, दूसरा लीनियर। पहला क्या वर्ड है, को, दूसरा लीनियर। को का मतलब होता है सेम, और लीनियर का मतलब लाइन। यानी ऐसे वेक्टर जो सेम लाइन पे आए उन्हें हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। कल ये तो नहीं बताया था ना कोलिनियर वेक्टर, जरा बताइएंगे आप लोग कमेंट करके। कल कोलिनियर वेक्टर तो नहीं डिस्कस हुआ था ना, कोलिनियर मेरे ख्याल से नहीं हुआ था ना। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स क्या है अब, तो नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे वेक्टर जो सेम लाइन पे आते हो। जैसे मान लो ये वेक्टर हमने बनाया ए, तो अब इस लाइन पे जितने भी वेक्टर आएंगे ये सारे वेक्टर्स क्या होंगे, कोलिनियर। कहीं भी आ जाए तो ये सारे वेक्टर्स क्या होंगे, कोलिनियर। तो बोलिए जरा क्या है कोलिनियर वेक्टर, वेक्टर विच कैन लाई अलोंग अ लाइन। फिर से सुनना, वेक्टर विच कैन लाई अलोंग अ लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। यानी ऐसे वेक्टर्स जो एक लाइन पे लाई करें उन्हें हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। याद करना बहुत ही सिंपल, को का मतलब सेम और लीनियर का मतलब लाइन। ऐसे वेक्टर जो सेम लाइन के अलोंग लाई कर रहे हो उन्हें हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। कच्चा बादाम आ गया, ठीक है सर, ठीक है। समझ में आया क्या, कोलिनियर वेक्टर समझ में आया, कमेंट करिए जल्दी से बताइए क्या कोलिनियर वेक्टर समझ में आया। ऐसे वेक्टर दो तीन बार साथ में बोलेंगे, सब याद हो जाएगा, दोबारा पढ़ना नहीं आएगा। ठीक है, दोबारा पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। कोलिनियर वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स जो सेम लाइन के अलोंग लग रहे हो उन्हें बोलेंगे हम कोलिनियर वेक्टर्स। देखिए जानने, वही वेक्टर्स विच कैन लाई अलोंग अ लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन लिखी है, मैं आपको इंक हटा देता हूं ताकि अच्छे से विजिबल हो जाए जो कि मैंने आपको समझाया। ठीक है, यू कच्चा बादाम, कच्चा बादाम कहां से आ गया। अब देखिए ध्यान से समझिए अगला कॉन्सेप्ट, को इनिशियल एंड को टर्मिनल वेक्टर। फिर से वही वर्ड आया, को का मतलब कहीं भी दिख जाए तो सेम। इनिशियल का मतलब इनिशियल जहां से शुरुआत होती वो वर्ड होता है इनिशियल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे को टर्मिनल
को का मतलब भी सेम, टर्मिनल मतलब जहां से अंत होता है। तो ऐसे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, ध्यान से सुनना, को इनिशियल यानी ऐसे वेक्टर, को का मतलब सेम, इनिशियल का मतलब इनिशियल पॉइंट सेम हो, ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो या कह लो स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, उन्हें हम बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। फॉर एग्जांपल, अब आपके मन में आएगा सर वेक्टर का इनिशियल कौन होता है, तो वेक्टर का इनिशियल ये टेल होता है। ठीक, अब हमसे कहे कि बनाओ को इनिशियल वेक्टर्स, तो ये लो भाई, ये सारे कैसे वेक्टर्स हो जाएंगे, को इनिशियल वेक्टर। कैसे वेक्टर हैं, को इनिशियल। देखो सबका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, सबका स्टार्टिंग पॉइंट कैसे है, सेम है, इसीलिए इसे बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर। स्टार्टिंग पॉइंट सेम है तो क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर। और अगर फाइनल पॉइंट सेम हो गया तो भाई स्टार्टिंग पॉइंट अगर सेम है फाइनल पॉइंट भी सेम हो जाएगा। तो अगर फाइनल पॉइंट सेम हो जाए वेक्टर्स का तो उन्हें बोलेंगे को टर्मिनल वेक्टर। क्या आपको समझ में आया व्हाट इज को इनिशियल वेक्टर एंड व्हाट इज को टर्मिनल वेक्टर। को का मतलब सेम, इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। ऐसे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो उन्हें बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। को टर्मिनल, को मतलब सेम, टर्मिनल मतलब एंड पॉइंट। ठीक, तो ऐसे वेक्टर जिनका एंड पॉइंट सेम हो उसे बोलेंगे हम को टर्मिनल वेक्टर। बताइए जरा कमेंट करके, क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपके मन में आ रहा हो कि ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आते, बट ये बेसिक है जो आपको पढ़ने होते हैं। अभी आज की क्लास से आपको एक्चुअल वेक्टर स्टार्ट होगा जो आपको यूज करना है। ठीक है, अब ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, कॉनकरेंट वेक्टर। भाई यहां से को का मतलब तो सेम है सर, कॉनकरेंट का मतलब क्या है जरा देखो। अब मैं अगर ना ऐसे कुछ वेक्टर्स बना दूं, ठीक, मैं कुछ वेक्टर्स बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा इसे। ये इसका क्या है, टेल है, ये इस वेक्टर का टेल है और ये हेड है, ये इस वेक्टर का टेल और हेड है। ठीक, तो अब इसमें कंडीशन क्या कहती है, को टर्मिनल वेक्टर को समझिएगा ध्यान से। ये जो वेक्टर है और ये एक लाइन पे आ रहा हो अगर ऐसे, तो ये जो लाइन है जिस वेक्टर पे अलोंग है इसे बोलेंगे हम लाइन ऑफ एक्शन। समझना है क्या, लाइन ऑफ एक्शन। जिस वेक्टर के अलोंग ये लाइन पे आ रहा है ना तो इसे बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन। बहुत आसान है सुनना। जैसे मान लो ये वेक्टर है तो इधर की जो लाइन है ये क्या हो जाएगी हमारी लाइन ऑफ एक्शन। याद रखेंगे, लाइन ऑफ एक्शन। तो बस लाइन ऑफ एक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पहली बार इंट्रोड्यूस होता है और पूरे फिजिक्स में हम लोग टर्म यूज करते हैं लाइन ऑफ एक्शन। तो बस यहाँ पे वर्ड ही है ना, को का मतलब सेम, कॉन्करेंट का मतलब क्या सेम होना चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन। तो लाइन ऑफ एक्शन पासेस थ्रू सेम पॉइंट। का लाइन ऑफ एक्शन पासेस थ्रू सेम पॉइंट्स। अगर ऐसे वेक्टर हैं जिनका लाइन ऑफ एक्शन पास कर रहा हो कहां से, सेम पॉइंट से, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, कॉन्करेंट वेक्टर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट वेक्टर्स। गुड इवनिंग अरविंद। ठीक है, समझ में तो आ रहा है, बताइएगा जैसे लगेगा। आसान है डेफिनेशन याद करना फिजिक्स में। अब इसका तो आप चाहो ना खुद बना के बताओ भाई। को का मतलब बहुत देर से समझ रहे हैं हम लोग, सेम। ठीक, प्लेनर का मतलब प्लेन। ऐसे वेक्टर्स जो सेम प्लेन में हो उन्हें क्या बोलेंगे हम, को प्लेनर वेक्टर्स। क्या बोलेंगे, को प्लेनर वेक्टर। समझ में आया व्हाट इज को प्लेनर वेक्टर्स। को का मतलब सेम, प्लेनर का मतलब प्लेन। अब मन में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज प्लेन। तो मैंने आपको बताया है कि आप जहां पे कमरे में बैठे हो, इमेजिन करें आपको ऐसे दिख रहा होगा, ये आपकी एक दीवार होगी जिसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ये एक दीवार होगी, जैसे इस बोर्ड, ये जो व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा है, सॉरी डिजिटल बोर्ड दिख रहा है, ये इस दीवार है, दीवार ये इधर की तरफ है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब सामने की तरफ जहां मैं खड़ा हूं इसके सामने जो दीवार है ये बेसिकली क्या है, अपना जेड एक्सिस। तो जब दो एक्सिस मिलते हैं तो प्लेन बनता है। जब दो एक्सिस मिलते हैं तो क्या बनता है, प्लेन। अब मान लो मैंने यहाँ पे दो वेक्टर बना दिया, ये बना दिया वेक्टर ए, यहाँ पे बना दिया वेक्टर बी। तो ये दोनों देखो किस प्लेन में लाई कर रहे हैं भाई, एक्स वाई प्लेन। तो ये कैसे वेक्टर्स हैं, को प्लेनर वेक्टर। वेक्टर ए किस प्लेन में लाई कर रहा है, एक्स वाई। वेक्टर बी किस प्लेन में आ रहा है, जा जा कबूतर जा। अरे ये नाम ही चेंज करो बेटा, तो मिल गए ना तो सारा कबूतर बना के उड़ा देंगे तुम्हें। ठीक है,
तो वेक्टर ए एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, वेक्टर बी भी एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है और दोनों सेम प्लेन में एक साथ लाई कर रहे हैं, इसलिए इसे बोलेंगे हम कोप्लैनर वेक्टर्स। क्या बोलेंगे? कोप्लैनर वेक्टर। समझ में आ गई बात? ठीक, कुछ भी हो सकता है। अब जैसे मान लो मैंने एक प्लेन यहां पे रख दिया, वेक्टर सी ले लिया, तो बताइए जरा क्या वेक्टर बी और वेक्टर सी कोप्लैनर्स हैं? बोलिए जरा कमेंट में, आप खुद से बताइए क्या वेक्टर बी और वेक्टर सी भी कोप्लैनर है? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वेक्टर बी किस प्लेन में लाई कर रहा है भाई? एक्स वाई में लाई कर रहा है वेक्टर बी, और वाई जेड में लाई कर रहा है कौन? वेक्टर सी। तो दोनों डिफरेंट प्लेन्स में लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कोप्लैनर नहीं होगा। बताइए जरा, समझ में तो आया? नहीं समझ में आया? अच्छा, नहीं आंसर कमेंट कर दिया। ठीक है, और एक कंडीशन है, एक कंडीशन है, ये याद रखेंगे कोप्लैनर से रिलेटेड, कि टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लैनर। दो वेक्टर्स जो होते हैं हमेशा क्या होंगे? कोप्लैनर। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी पैरेलल शिफ्टिंग हम कहीं भी कर सकते हैं, है ना? हाँ, तो इसलिए याद रखेंगे कि कोप्लैनर वेक्टर्स की शिफ्टिंग आराम से की जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, ये मान लो वेक्टर ए है, ये एक्स एक्सिस है अपना, ये वाई एक्सिस है और ये जेड है। मान लेते हैं इधर एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर इधर लाई कर रहा है, वेक्टर बी वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है। तो क्या हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। कल ही हम लोगों ने पढ़ा था पैरेलल शिफ्टिंग। तो इसीलिए याद रखेंगे ये कॉन्सेप्ट, आपसे कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि टू वेक्टर्स ऑलवेज क्या होंगे? कोप्लैनर। क्या होंगे? कोप्लैनर। तो दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लैनर होंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही दिव्यांशी। ठीक, यहाँ तक बताइए, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है आपका कोप्लैनर तक? क्योंकि अब हम लोग आगे स्टार्ट करने वाले हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये देखिए है नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। ये नल वेक्टर और जीरो वेक्टर्स क्या होते हैं बताइए जरा, कमेंट करके बताइए। जीरो का मतलब ही क्या है? जीरो। तो क्या जीरो डायरेक्शन होती है क्या? नहीं। तो जीरो तो क्या हो सकता है? मैग्नीट्यूड। ऐसे वेक्टर्स जिनका क्या हो? बोलो, ऐसे वेक्टर्स जिनमें क्या हो? जिसका मैग्नीट्यूड हो जीरो, उसे ही हम बोलेंगे जीरो वेक्टर। अब आपके मन में एक ख्याल आएगा तो सर जीरो वेक्टर तो हम समझ गए कि जीरो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड जीरो, पर इसका यूज क्या है? तो मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूँ। देखो, मैंने कहा 10 न्यूटन ईस्ट और मैंने कहा 10 न्यूटन वेस्ट। अब हमें पता चल रहा है कि ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन है, तो अगर ये वेक्टर ए है तो हम कह सकते हैं दिस इज माइनस वेक्टर ए। अब दोनों को जब आप ऐड करोगे तो वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर ए, आप दोनों को जब रख के वैल्यू ऐड करोगे, फॉर एग्जांपल ऐड कर रहे हैं 10 न्यूटन ईस्ट माइनस 10 न्यूटन ईस्ट। ठीक, तो आंसर कितना है? जीरो। अब जीरो आया, बट ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्शन भी सब्ट्रैक्ट होके कैंसिल हो जाएगी, नहीं कैंसिल होगी, इसलिए इसको लिख देते हैं जीरो वेक्टर, और ये वही डायरेक्शन में रहेगा। ठीक, तो जीरो वेक्टर है और डायरेक्शन रिजल्टेंट की रहेगी, इसलिए लिखा जाता है हमारा जीरो वेक्टर। बताइए जरा। जी बिल्कुल, सौम्या दिव्यांशी बिल्कुल सही। ठीक है, नल वेक्टर आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नल वेक्टर जीरो वेक्टर क्या है। अब ये समझते हैं भाई, ये काम का पॉइंट है अपना, और यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। यूनिट वेक्टर्स। ठीक, हाँ अब देखिए, कई बार हमको फॉर्मूले भी नहीं याद होते, हम कई बार याद करना चाहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको हर बार फिजिक्स में मिलेगा, स्पेशली तब जब आप किसी फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में यूज करते हैं। अब समझते हैं इसे, व्हाट इज यूनिट वेक्टर। तो बताइए भाई, यूनिट का मतलब क्या होता है सर? यूनिट का मतलब होता है वन, है ना? अब वन बताओ, क्या कोई डायरेक्शन है कि मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड है ना, तो ये क्या है? मैग्नीट्यूड। तो ऐसे वेक्टर्स, बोलिएगा जरा साथ में,
ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड कितना हो सर 1, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम यूनिट वेक्टर। अब क्वेश्चन उठता है, अगर मैंने लिख दिया 15 न्यूटन वेस्ट, अब जरा बताएंगे आप ये इसमें यहाँ पे क्या है मैग्नीट्यूड, क्या है ये 15 न्यूटन, क्या है इसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका आपको बताया था, याद है क्या, मॉडुलस ऑफ, मान लेते हैं ये वेक्टर, ठीक, तो इसमें क्या होगा मैग्नीट्यूड होगा प्लस डायरेक्शन होगा। हम चाहते हैं इसका मैग्नीट्यूड 1 बना ले, हम क्या चाहते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड 1 बना ले, तो 1 कैसे बनेगा भाई, 15 में किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि 1 हो जाए, ठीक, तो 15 से, केवल 15 से की 15 न्यूटन से, 15 न्यूटन से, तो अगर मैं इसको 15 न्यूटन से डिवाइड कर दूंगा, 15 न्यूटन वेस्ट को अगर 15 न्यूटन वेस्ट से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, तो देखो क्या मिलेगा, केवल मिलेगा 1 वेस्ट, यानी 1 न्यूटन वेस्ट, ठीक है, या कह लो 1 वेस्ट। तो अगर आप ध्यान से देखें ये 15 न्यूटन क्या है मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका हमने बताया था वेक्टर ए का मॉडुलस। अगर मैं आपसे पूछूं इसका मॉडुलस बताओ तो क्या होगा 15 न्यूटन। तो हमने क्या देखा कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी पहले तो किससे मिलके बनी होती है, मैग्नीट्यूड, पहले तो उसमें क्या चाहिए मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, और डायरेक्शन यहाँ पे भाई जो है इसीलिए इसको बोलते हैं ए कैप से। डायरेक्शन को बेसिकली कौन रिप्रेजेंट करता है, ये जो डायरेक्शन आ गई ये यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। तो कोई भी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन नहीं है, हाँ मैग्नीट्यूड 1 बिल्कुल सही दिव्यांश, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड नहीं है, मतलब ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन बनाना हो तो आप हमेशा ए कैप से गुणा कर सकते हैं। इससे क्या होगा सर, इससे मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट डायरेक्शन आ जाएगी, समझ में आ गई बात। हाँ तो ये अब इसीलिए यहाँ का फॉर्मूला बना, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्पेशली आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, ए कैप, तो ऊपर ऐसा सिंबल बनाते हैं इसे पढ़ते हैं कैप, क्या पढ़ते हैं कैप, दिस इज यूनिट वेक्टर। फॉर्मूला क्या होगा वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। मैं आपसे अब छोटे छोटे सवाल पूछता हूँ, छोटे छोटे सवाल पूछता हूँ एकदम छोटे छोटे, आपको बताना है कि इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। बहुत ही आसान है बट फिर भी आप बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए पहला ही सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, देखिएगा आप कमेंट करके बताइए। चलिए पहला सवाल मैंने पूछा 5 मीटर वेस्ट, आपको बताना है, आपको बताना है इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, आपको क्या बताना है इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो अभी बताए यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होगा, पहले तो लिख लो वेक्टर क्वांटिटी, लिख दिया वेक्टर क्वांटिटी सर, इसी क्वांटिटी को किससे डिवाइड कर देना है, अरे किससे डिवाइड कर देना है मैग्नीट्यूड से, और आप बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 मीटर, रख दिया डिवाइड कर दिया, क्या आ गया 1 वेस्ट। आप देखो केवल और केवल क्या बची, केवल और केवल क्या बची डायरेक्शन, इसीलिए यूनिट वेक्टर्स हमेशा काम आएंगे किस बात के लिए, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर कहीं भी आपको डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है तो हम किसका यूज करेंगे यूनिट वेक्टर का। बताइए भाई क्या यूनिट वेक्टर समझ में आया। तो आप एक बात लिख लें कि यूनिट वेक्टर मीन्स डायरेक्शन, तो क्या याद रखेंगे यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मीन्स डायरेक्शन, ठीक, कोई भी यूनिट वेक्टर है उसका एक ही मतलब है कि डायरेक्शन। तो कहीं भी अगर आपसे डायरेक्शन पूछा जाए, कोई भी फॉर्मूला है इसका वेक्टर फॉर्म पूछा जाए तो तुरंत मन में एक ख्याल आना चाहिए किसकी, डायरेक्शन की। समझ में आ गई क्या बात आपको, ठीक, ठीक है। चलो ये समझ में आया भाई, कुछ भी ले सकते हैं, मैं बोलूं अगर आपसे 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, अब मैं आपसे पूछूंगा जरा इसकी डायरेक्शन बताओ, मतलब ये मान लो आपको वेक्टर ए दिया है, हमने कहा ए कैप की वैल्यू बताओ, हमने क्या कहा ए कैप की वैल्यू बताओ, तो आप बता सकते हो क्या, बिल्कुल बता सकते हो, क्या बताओगे भाई 1 नॉर्थ, क्या बताओगे 1 नॉर्थ, या सिंपली डायरेक्शन को बता देंगे, तो यूनिट वेक्टर क्या बताएगा डायरेक्शन को। यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जब आपके क्लियर नहीं होते हैं तो सर आप जब क्वेश्चंस करते हैं
तो आपको डर लगने लगता है फिजिक्स, है ना। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमें समझने थे तो हम लोगों ने समझ लिया। क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई? बताइए जल्दी से। वही चीज, मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। किस लिए यूज होगा? यूज टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन। और दूसरी चीज ये क्या रहेगा अपना? यूनिट। ठीक है, यूनिट गायब हो जाती है क्योंकि आपने डिवाइड कर दिया ना, तो यूनिट गायब। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है अपना वो है बेस यूनिट वेक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए बेस यूनिट वेक्टर्स। ये क्या होते हैं सर? देखो, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए फिजिक्स वालों ने मिलकर एक नया तरीका सोचा। हाँ बिल्कुल सही दिव्यांशी, 1 नॉर्थ। कि जैसे मोस्टली क्या होता है जो हम लोग स्टडी करेंगे अपनी नोटबुक में या कॉपी में, तो वो क्या रहेगा? प्लेन में लाई करोगे आप, प्लेन। तो हमारे पास प्लेन्स होते हैं, आप बताना जरा लेफ्ट साइड वाले एक्सिस को क्या बोलते हैं? लेफ्ट वाली ये ओरिजिन है, ओरिजिन के लेफ्ट में होता है एक्स डैश, इधर होता है एक्स, इधर होता है वाई, इधर होता है वाई डैश। अब देखो समझने की बात है, बार बार अगर मैं लिखूंगा 10 न्यूटन ईस्ट तो हमारा पेपर वर्क ज्यादा होगा। भाई ज्यादा वर्क होगा ना, तो हम जैसे हम आलसी होते हैं ऐसे फिजिक्स वालों ने भी आलसी लोगों के लिए अच्छा तरीका निकाला कि इतना बड़ा लिखो ही मत, आप तो सिंपल लिख दो 10 न्यूटन, इस ईस्ट की बजाय ई भी मत लिखो आप, है ना, क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट में कंफ्यूज हो सकते हो। हर डायरेक्शन को इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया। क्या कर दिया? हर डायरेक्शन को इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया। कैसे स्पेसिफाई किया, अब इसे ही हम लोगों को समझना है। ठीक, आइए जरा समझते हैं। तो देखिएगा जरा क्या किया गया इन्होंने। हर एक्सिस के लिए एक वेक्टर्स को अलॉट कर दिया गया जो डायरेक्शन बताए। जैसे हमें पता है ये एक्स एक्सिस है, तो इसके लिए इन्होंने कहा यहां लिख दीजिए सर आप आई कैप। अब अगर मैंने लिख दिया कि 10 आई कैप और यहाँ पे साइन कुछ नहीं लगाया, तो इसका मतलब है कि ये जो क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन किधर है? एक्स डैश, एक्स की तरफ, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक, और इसके लिए अगर ये भाई प्लस होता है तो ये क्या है? माइनस, तो इसके लिए क्या हो गया? माइनस आई कैप। ये जे है, प्लस जे, तो ये क्या हो गया भाई? माइनस जे कैप। तो हर एक एक्सिस के लिए एलोकेशन हो गया। तो हमें पता चला कि एक्स के लिए हम लोग यूज करेंगे आई कैप माइनस आई कैप। आई कैप कब करेंगे? जब पॉजिटिव एक्सिस में चलेंगे। माइनस आई कैप कब यूज करेंगे? जब नेगेटिव एक्सिस में चलेंगे। इसी तरह से वाई के लिए क्या हो गया भाई? बोलो तो सही, जे कैप प्लस जे कैप माइनस जे कैप। जेड एक्सिस के लिए क्या करेंगे? माइनस के कैप प्लस के कैप। फिर से वही कहानी कि अगर पॉजिटिव में है, नेगेटिव में, हाँ दिव्यांश से बिल्कुल ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अब यहां से हमने कुछ यूनिट वेक्टर्स बना लिए। बेसिकली एक्स एक्सिस के लिए आई कैप, वाई एक्सिस के लिए जे कैप और जेड एक्सिस के लिए क्या? के कैप। अब आप अपने फिंगर्स को आप ऐसे करके देख सकते हैं, आगे भी यूज करेंगे। मान लो अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये जो आपका हथेली होगी, ये पाम, ये कौन सा एक्सिस होगी? जेड एक्सिस। ठीक है, 3D। तो इधर के लिए अगर हम एक्स एक्सिस पे क्या यूज करेंगे? आगे से आई कैप बोलेंगे। फिर इसमें इधर माइनस आई कैप, इधर वाई कैप है तो क्या हो जाएगा? वाई का मतलब प्लस जे कैप, तो इधर माइनस जे कैप, और इधर अगर के कैप प्लस का तो इधर क्या? माइनस के कैप। समझ में आ गई बात? बोलिए भाई, यूनिट बेस यूनिट वेक्टर समझ में तो आए? ठीक है, चलिए जी, बहुत अच्छा। बेस यूनिट वेक्टर समझ में आ गया। अब हमको समझना है व्हाट इज एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स क्या होते हैं? नॉट विजिबल क्लियरली, सर प्लीज डोंट यूज पिंक कलर। ओके, पिंक कलर नहीं यूज करेंगे। लिखने में, लिखने में, लिखने में कह रहा हूँ दिव्यांशी कि जो यूज है, कल से ब्लैक बैकग्राउंड पे पढ़ाएं। ठीक है, आज तो किसी तरह एडजस्ट करिए। ठीक है, चलिए आइए। एक्सियल वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग एक्ट करते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? एक्सियल वेक्टर। बहुत ही आसान है। एक्सियल वेक्टर्स क्या होंगे? ऐसे वेक्टर्स जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग एक्ट करते हो,
ठीक है, राइटिंग के लिए समझ गया, मैं वाइट ही यूज करूँ। ठीक, ये है AOR, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ऐसे वेक्टर, हाँ ठीक है, ऐसे वेक्टर्स जो कहाँ पे यूज होते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब क्वेश्चन उठेगा सर व्हाट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, हम समझ नहीं पाते। तो आप देखो भाई, ये जैसे फैन होता है, ठीक, तो फैन ये रोटेट कर रहा है ऐसे, तो इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, तो ये क्या है अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब फैन दो तरह से घूम सकता है भाई, फैन का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट दो तरह से घूम सकता है, आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर्स की जो डायरेक्शन होगी हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग आएगी, चाहे अवे चाहे टुवर्ड्स। कैसे बताते हैं, अपने हाथ को आप ऐसे करेंगे, इसकी डायरेक्शन बतानी होगी। अगर सपोज कि पंखा हमारा क्लॉकवाइज चल रहा है या एंटी क्लॉक, मान लेते हैं पंखा हमारा, ये आप एक्सिस ऑफ रोटेशन समझे, पेन को देखें, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और फैन इधर घूम रहा है भाई, इधर अगर घूम रहा है, देखिएगा मेरे हाथों को ओरिएंटेशन को, ये कैसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, क्या कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे फील करिएगा इसे, ये कैसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो रूल कहता है राइट हैंड रूल लगाओ, अपने हाथों को ऐसे करना है, अंगूठे को ऐसे रखना है, और जिधर जिधर भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं चारों फिंगर उधर की तरफ ऐसे कर्ल करते हुए बंद कर लीजिए। अब अंगूठा किधर आ गया भाई, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग। तो मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज आई तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग, अगर यही चीज एंटी क्लॉकवाइज आई तो अपने हाथों को ऐसे रख के ऐसे घुमाना। देखिए पहली बार ऐसे घुमाया था, अब यही चीज अगर फैन ऐसे ऐसे घूमे, ठीक ऐसे ऐसे इधर से घूमेगा, ऐसे घूमते हुए क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज घूमेगा, तो देखो अब ऐसे हम क्लॉकवाइज नहीं मूव करा पाएंगे अपने हाथ, तो हमको हाथों का ओरिएंटेशन बदलना होगा, ऐसे करके ऐसे करना होगा। तो अब यही देखो क्या हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन से नीचे आ गया, ठीक, ये अपवर्ड था और ये क्या हो गया डाउनवर्ड। समझ में आ गई बात। तो बार बार आप चाहो तो ऐसे चेक कर सकते हो, अदरवाइज हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो फिर से जरा एक बार चेक करना कि अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो अपवर्ड की डाउनवर्ड, फिर से जरा एक बार खुद से चेक करके बताना। अगर एंटी क्लॉकवाइज है इधर, तो अपने हाथों को हम ऐसे रखेंगे और ऐसे घुमा देंगे, तो ये किधर आ जाएगा भाई एंटी क्लॉकवाइज में, अपवर्ड सिंबल रहेगा ये अपवर्ड। ये कैसा रहेगा भाई डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। आप चेक कर सकते हो चाहो तो, सिंबल रहेगा क्रॉस। अब ये कब मिलेगा, तो आप जब चैप्टर पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन, तो उसमें कुछ क्वांटिटीज पढ़ेंगे, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, है ना, इन सब के लिए स्पेशली 5 क्वांटिटीज होते हैं। क्लॉकवाइज डाउनवर्ड, बिल्कुल सही दिव्यांशी, ठीक, तो समझ में आया आपको। हाँ, तो याद रखेंगे स्पेशली हम ये रोटेशनल मोशन में यूज करते हैं ऐसे वेक्टर्स जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग लाई करते हैं। बिल्कुल सही दिव्यांशी, उन्हीं को बोलेंगे हम एक्सियल वेक्टर्स। क्या आपको समझ में आ गया एक्सियल वेक्टर्स क्या है, ठीक है, ठीक। देखिए जरा, इसके लिए हमने आपको सुविधा के लिए इस नोट्स को भी लिख दिया है कि these vectors are used to describe rotational effects। ये वेक्टर्स किस बात के लिए यूज होते हैं, रोटेशनल इफेक्ट्स को डिस्क्राइब करने के लिए। किस बात के लिए यूज होते हैं, रोटेशनल इफेक्ट्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होते हैं हमारे एक्सियल वेक्टर। द डायरेक्शन ऑफ दीज वेक्टर इज अलोंग AOR, बताया ना अभी आपको कि जो डायरेक्शन होगी इन वेक्टर्स की वो हमेशा अलोंग होगी। अलोंग का मतलब आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है, तो ये हमेशा उसी के अलोंग होगी, ठीक। और किससे यूज करते हैं भाई, राइट हैंड थंब रूल। क्या करना होता है, राइट हैंड थंब रूल को आप पहले एक बार क्लॉकवाइज घुमा के देख लो, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होगा तो ऐसे घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होगा तो हाथ को थोड़ा ऐसे कर लेंगे, तब घुमाएंगे, आसानी से घूम जाएगा, ठीक है। आगे यूज होगा पूरे रोटेशनल मोशन में हम यूज करेंगे। आगे चैप्टर पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म, तो फिर से इन्हीं राइट हैंड रूल का यूज करेंगे। समझ में आ गई बात। तो आप तो फिलहाल के लिए वही याद रखो कि इफ मोशन इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज अपवर्ड, इफ मोशन इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज डाउन, ठीक। सिंबल भी यूज करेंगे हम आगे। बताइए क्या आपको बात समझ में आ गई, यहां तक एक्सियल वेक्टर्स की कहानी खत्म होती है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग नॉर्मल फिजिक्स पे आते हैं।
अब यहां से आपका काम का होता है, सारी बेसिक बातें जितनी थी ना वेक्टर्स की वो सारी खत्म हो चुकी। अब वेक्टर्स में काम की बातें स्टार्ट होने वाली। चलिए देखिए, सबसे पहले अब वेक्टर का हम लोग सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, ठीक। अब यहां से चलते हैं वेक्टर अलजेब्रा की तरफ, इसकी तरफ वेक्टर अलजेब्रा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा। ये बहुत देर से हम लोग वर्ड तो सुनते आ रहे थे, ठीक, वर्ड तो सुनते आ रहे थे, पर हमको पता नहीं था व्हाट इज वेक्टर अलजेब्रा। नॉर्मल अलजेब्रा में क्या होता था कि हम 2+2 हम बचपन से पढ़ते आए हैं 4 होता है, बट वेक्टर अलजेब्रा में हम आपको दिखाएंगे कि 2+2 0 भी होते हैं, 2+2 4 भी होता है, 2+2 1 भी होता है, डिपेंड करेगा एंगल्स पे, ठीक। वो आगे बताएंगे कि 2+2 4 कब होगा, 1 कब होगा, 0 कब होगा, है ना, अभी जैसे जैसे लॉ को पढ़ेंगे, ठीक। तो वेक्टर अलजेब्रा की पहली शुरुआत कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर क्वांटिटी से, समझेंगे जरा, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें अगर हम स्केलर क्वांटिटी से, तो भाई जो नंबर होगा वो दो टाइप से हो सकता है। नंबर अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, और नंबर अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, आओ देखते हैं। सपोज हमारे पास हमने पूछा इफ v इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड, क्या लिखा मैंने, इफ v इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, सपोज ईस्ट है। तो अब जरा बताओ व्हाट इज 3v वेक्टर, 3v वेक्टर की वैल्यू जल्दी से कमेंट करके बताएं। हमने ये वेक्टर क्वांटिटी थी, इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया, किसका मल्टीप्लाई किया, 3 का, 3 बोले तो ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, और हमने अगर स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई किया तो आप कमेंट करके बताओ क्या इसकी डायरेक्शन चेंज होगी कि मैग्नीट्यूड चेंज होगा, जल्दी से बताइए, डायरेक्शन चेंज होगी कि मैग्नीट्यूड चेंज होगा, कमेंट करिए और आंसर बताइए, डायरेक्शन चेंज होने वाला है या मैग्नीट्यूड, कब, अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी का हम स्केलर क्वांटिटी से क्या करें, मल्टीप्लाई, बताइए जल्दी से। तो भाई नंबर को हमेशा किसको मल्टीप्लाई करेगा, नंबर, तो 3 इंटू 4 क्या हो गया 12, तो 12 मीटर पर सेकेंड, लेकिन डायरेक्शन पे कोई चेंज नहीं आया। तो हमने यही सीखा, यहाँ से यही सीखना है, रूल नंबर फर्स्ट है कि अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो उसका केवल और केवल क्या चेंज होगा, मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ठीक। लेकिन अगर हम यही नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देते, सपोज हमने कहा कि -3v वेक्टर बताओ, तो आपका आंसर कितना आता है, -12 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, और हमने बताया था कि वेक्टर में जो मैग्नीट्यूड होता है कभी भी नेगेटिव नहीं होता, पर यहाँ तो नेगेटिव दिखा रहा है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, ये माइनस कहाँ चला जाएगा, ये माइनस बता रहा है जो हमने लिखा है वो डायरेक्शन को चेंज कर देगा, ठीक है। तो माइनस किसको चेंज कर देगा, डायरेक्शन को चेंज कर देगा, ठीक है। आइए जरा पढ़ते हैं, तो डायरेक्शन को कैसे चेंज करेगा इसको समझना है, ठीक, बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखो, तो जब ईस्ट का ये अपोजिट वेक्टर है बोले तो एक